हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल वेब पर। तो स्टूडेंट्स, आज आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट का पिछले वर्षों में एनसीईआरटी द्वारा पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से हम लोग 40 क्वेश्चंस को चूज़ किया था हम लोगों ने, और उसका आज सेकेंड पार्ट हम लोग करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग मेंसुरेशन मीन्स क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्किल मीन्स वृत्त, ठीक है, सेमी सर्किल एंड क्वाड्रेंट, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें से सेकंड पार्ट मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए थे, तो आज हम लोग उसको सेकंड पार्ट में कवर अप करने चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस है वो सब आपके एनसीईआरटी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बने रहना पूरे के पूरे वीडियो में, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। मैं हर एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा हल करवाऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और रही बात एरिया की, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सेमी सर्किल, सर्किल, क्वाड्रेंट या क्यूब, क्यूबाइड, कोन एंड सिलेंडर, इन सभी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक थ्योरी की क्लास इससे पहले ली है। इसके पहले जस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली क्लास है, और इसके उसके भी पहले आपकी एक एरिया करके जो क्लास है, उसमें आपको इन सभी शेप्स का, सभी तरीके के ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, सेमी सर्किल, इन सब का एरिया का फॉर्मूला और कैसे फाइंड आउट करते हैं उस चीज़ का तरीका मैंने बताया है। तो उम्मीद करते हैं आपने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आपने देखा है तो आगे इसको कंटिन्यू करिए, और आप देखिए कि कितनी आसानी से हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात और, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो ये बना के दूं तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर पाओ, तुरंत उसको देख पाओ और अपने लिए यूज़ कर पाओ, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कर देंगे तो उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, जिससे मैं आपको समझ पाऊंगा कि हाँ ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो मुझे भी ये चीज़ें आपको मतलब आपसे जानकर खुशी होगी, ठीक है। चलिए, तो इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ ऐसी तरीके से आपके सिमिलर वे में पूछे जाते हैं। तो आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बताइए, बिल्कुल उनको शेयर करिए और उनके साथ में अपना मिल के पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेने चल रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो है, हम्म फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे देखिए, एक घन सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने ये सारे क्वेश्चंस हिंदी में ही आप लोगों के लिए ले रखे हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन आपका आज का है वो है एक घन सेंटीमीटर मतलब, एक घन सेंटीमीटर मतलब क्या है कि सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ए 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इंग्लिश में अगर वो लिखना चाहो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है एक घन सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर आप इसका मतलब जानना चाहते हो, इसका मतलब हुआ लंबाई गुणे, मतलब लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ठीक है। ये तीनों पहले तो बराबर होंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये घन है, ध्यान से समझना, अगर ये घन है मीन्स अगर ये क्यूब है, तो स्टूडेंट्स इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से भी बराबर होती है। आपको मैं बना के दिखाता हूँ, देखो ये क्यूब है, ठीक है। ये इस तरीके का क्यूब है, ठीक, जिसको आप क्या बोलते हो, घन बोलते हो हिंदी में। तो इसकी लंबाई, ठीक है, चौड़ाई बी और हाइट एच, ये तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर लिखा है 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि इसकी लंबाई भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, और इसकी हाइट भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब जब आप इसका वॉल्यूम निकालने लगते हो तो फिर उसको आप घन मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हो। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यही तो होता है वॉल्यूम, ठीक है, यही होता है वॉल्यूम आपका। तो ये वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका, 1 × 1 × 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एक घन सेंटीमीटर, ठीक है, एक घन सेंटीमीटर, ठीक। इस तरीके से
आप बोल रहे हो इसको। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी सभी भुजाएं, मतलब इसमें क्या लिखा है कि उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, प्रत्येक की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इसमें कौन सा आंसर सही, इसमें बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझना है, पूरी तरीके से पूर्ण रूप से समझ लेना है, जिससे इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं आसानी से आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मैं आपको याद नहीं करवा रहा हूँ, रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, दो वृत्त हैं अपने पास, उनकी त्रिज्या है, मान लिया एक एक वृत्त है जिसका R1 है त्रिज्या, एक और दूसरा वृत्त है जिसका R2 है त्रिज्या। ठीक है, दो वृत्त हैं इस तरीके से, दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का जो अनुपात है, वेट, दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का जो अनुपात है स्टूडेंट्स, वो आपको गिवन है। ठीक है, जो कि क्या गिवन है, R1 अनुपाते R2 इज इक्वल्स टू 3:2। ठीक है, तो इनका कह रहा है इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो परिधि का मतलब होता क्या है, पहले आप समझो। अगर आप इसकी परिधि निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2πr1, इसकी परिधि निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2πr2। समझ रहे हो, पेरीमीटर जिसको कहते हैं, पेरीमीटर या फिर सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका अनुपात निकालोगे तो चलो निकालते हैं भाई, 2πr1 अनुपाते, ठीक है, इन इसका दोनों का अनुपात निकाला 2πr2। ठीक है, तो 2π से तो 2π कट गया, रेशियो में अगर ये दोनों बराबर बराबर लिखे तो कट जाता है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, R1 अनुपाते R2, और ये तो आपको पहले से गिवन है भाई, ये तो गिवन है, मतलब ये पहले से ही आपको पता है। तो R1 अनुपाते R2 दिया है, तो 3:2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो परिमाप है स्टूडेंट, ये जो परिमाप है इसका भी क्या अनुपात होगा, 3:2 ही होगा। ठीक है, तो 3:2, कौन सा आंसर सही है आपका, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है, इजी है क्वेश्चंस, है ना। चलो आओ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, एक वर्गाकार फील्ड, वर्गाकार फील्ड है, ध्यान से सुनो, वर्गाकार फील्ड है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ये बराबर है। ठीक है, वर्गाकार फील्ड का परिमाप, परिमाप क्या है भैया, परिमाप, परिमाप मीन्स इसका जो क्या है, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है भाई, गिवन है पेरीमीटर इसका कितना है, 92 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इसका पूरा का पूरा घुमाव कितना है, जैसे मान लिया अगर ये साइड ए है, ये ए है, ये भी ए है, क्योंकि वर्गाकार है, ये वर्ग है। ठीक है, ये जो है ये वर्ग है स्टूडेंट्स, तो ये वर्ग है, अगर जिसको बोल रहे हो आप इंग्लिश में स्क्वायर। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है तो फिर इसका परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इतना जो गिवन है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 4, मतलब सॉरी 2 लिख दिया, 4a। कैसे 4a, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 92। ठीक है, तो इनका कहना है कि भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई a है, a ही तो आपको निकालना है यहाँ पे, तो a कैसे निकालोगे, यहाँ से सीधे निकाल लो, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 92/4। ठीक है, तो हो जाएगा 2 और 3, तो 23 सेंटीमीटर। ठीक, तो कितना आंसर आ गया आपका भाई, ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया। समझ रहे हो, मतलब पेरीमीटर दिया है तो इसका मतलब हुआ सभी भुजाओं का योगफल आपको दिया है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो ये कितनी टाइम्स लिखा है, 4a लिखा है, तो 4a लिखा हुआ है तो इसको कितने टाइम्स लिख दिया आपने, ये 4a बना दिया इसको। ठीक है ना, तो इसको a प्लस ए प्लस ए प्लस ए को ही तो हम लोगों ने 4a लिख दिया है, तो 4a इज इक्वल्स टू 92, तो ए की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 86 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 86 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर, कौन सा क्वेश्चन है ये, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है ना। तो एक 86 सेंटीमीटर की रॉड, ठीक है, 86 सेंटीमीटर की एक लंबी रॉड है को आयताकार स्वरूप में मोड़ा जाता है। देखो पहले बात आप समझो, एक रॉड है जो कि 86 सेंटीमीटर की लंबी है। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 86 मीटर, इसी रॉड को हम लोग एक आयताकार शेप में बदल देते हैं, मतलब आयताकार शेप में इसको बना देते हैं। तो आयताकार शेप में बनाने के बाद है ना, स्वरूप में मोड़ा जाता है, जिसकी लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई से 7 अधिक है। तो अगर चौड़ाई x है स्टूडेंट्स, तो फिर 7 अधिक है, मतलब x प्लस 7,
ठीक है, मान लेते हैं चौड़ाई x है, ठीक है, या फिर x ना मानो, आप सोच रहे हो x क्यों मान रहे हो, चौड़ाई को तो b बोलते हैं, तो ठीक है b ही लिख देता हूं मैं, इसमें इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं। अगर चौड़ाई b है स्टूडेंट्स इसकी, तो जो लंबाई l होगी वो क्या होगी, b+7 होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपके गिवन है, क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जिसकी लंबाई एक आयत का, देखो इस रॉड से एक आयत का निर्माण करते हैं, तो आयत का निर्माण करते हैं तो इस तरीके का आयत होता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 7 अधिक होती है, तो ठीक है आयत बन गया। इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, तो कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई की बताओ, तो ठीक है भाई, आयत का जो परिमाप होगा, अगर मैं पूछूं आपसे कि आयत का परिमाप बताओ, तो आयत का परिमाप क्या होगा, जरा बता दो इसी बात पे। तो इसको इसको जोड़ोगे, इन चारों भुजाओं को जोड़ दोगे, तो चारों भुजाओं का योग, मतलब चारों भुजाओं का योग, ठीक है ना। तो चारों भुजाओं का योग क्या होगा, b+7 प्लस बी प्लस, अच्छा ये b+7 तो ये भी b+7, आयत है ना, b+7 फिर से लिखेंगे, फिर प्लस में b लिखेंगे, तो जरा इसको जोड़ो तो कितने 4b+14, ठीक है, तो 4b+14 हो जाएगा, समझ गए। 4b+14 ही तो हमें गिवन है भाई। आयत आयत का परिमाप क्या होगा, जो रॉड की लंबाई होगी, यही क्या किसके बराबर हो जाएगी, रॉड की कुल लंबाई, क्योंकि उसी से तो बनाया गया है, रॉड से ही तो इसको बनाया गया है। तो जो आयत का जो परिमाप होगा, जो चारों भुजाओं का उसका योग होगा, वो रॉड की कुल लंबाई के बराबर होगी। अच्छा इसकी लंबाई है कितनी, तो ये गिवन है 86, तो इसका मतलब हुआ कि 4b, ये वाला 4b+14 इज इक्वल्स टू 86, तो इसका मतलब हुआ 4b इज इक्वल्स टू 86 माइनस ऑफ 14, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 2, ये हो गया 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 4b=72, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 72/4, तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो b की वैल्यू हो गई 18, तो b की वैल्यू अगर स्टूडेंट्स 18 हो गई, तो l की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब l, तो l की वैल्यू है b+7, कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे लंबाई 7 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 18+7, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 25, ठीक है ना। तो लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गई, ठीक है। तो जरा आंसर देखते हैं कौन सा, तो 18 चौड़ाई हो गई और लंबाई 25 हो गई, तो आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो गया, आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं भाई, फटाफट देखो, इसको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना भी चाहिए, इसीलिए इतना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में है समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो सन्निकट कोणों का, चलो पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाओ, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज मान लिया, ABCD समांतर चतुर्भुज बन गया। किन्हीं दो सन्निकट मतलब कोणों के, एक ये कोण मान लो, एक ये कोण मान लो, नजदीक नजदीक वाले ये दोनों कोण हैं आपके पास, तो दो कोणों के समद्विभाजक पर विभाजित करते हैं, मतलब कितने डिग्री पर विभाजित करते हैं, तो चलो देखते हैं भाई। एक ये है विभाजक, एक ये है विभाजक, ओवरऑल ये, ठीक है। अगर मान लिया ये है आपका थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा/2, अगर ये है मान लिया आपका अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा/2। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लो, ये और ये इसका थीटा/2 और प्लस अल्फा/2, ये टोटल मिला के कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा डी आंसर, ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ये आपका रूल है, इस तरीके से आपको ये समझना है, ठीक है। चलो आमने सामने की भुजाओं का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से आमने सामने की भुजाओं का योगफल 180 डिग्री होगा, तो अगर उसका आधा आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का देखते हैं। देखो इसमें खटभुज बोला गया, खटभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं हों, ठीक है ना, 6 भुजाएं हैं, कितने विकर्ण, अच्छा विकर्ण पूछा है, खटभुज पहले बनाओ। सम खटभुज कैसे बनता है, एक ये भुजा हो गई, एक ये, ठीक है ना, एक ये भुजा हो गई और एक सीधे से ये भुजा हो गई, ठीक है ना। चलो तो
बी सी डी ई और एफ, इस तरीके से। देखो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहे हैं इसमें कितने विकर्ण होंगे। तो देखो विकर्ण क्या होता है, पहले आप ध्यान से समझो। एक भुजा को दूसरे भुजा से मिलाना होता है, एक पॉइंट को दूसरा। तो एक विकर्ण, दो विकर्ण, ध्यान से गिनते जाना, तीन विकर्ण, ठीक है। फिर इसको मिलाओ, तीन हो गए, और ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः, ठीक है। इसको मिलाओ, छः, ये हो गया छः के बाद सात, ये हो गया आठ, ठीक। फिर इसको मिलाओ, ये हो गया नौ, ठीक। तो टोटल आपने नौ बनाए। अब आप जरा देखो कि कोई ऐसा पॉइंट है क्या यहाँ पे जो किसी दूसरे पॉइंट से ना मिला हो। ध्यान से सुनो, जितने पॉइंट्स मैंने ये बनाए हैं, बताओ मुझे कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से ना मिला हो। बिल्कुल, तो मिला हुआ है हर जगह से। इसका मतलब जो विकर्ण है स्टूडेंट्स, वो कितने हो जाएंगे, 9 विकर्ण होंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, वृत्त की परिधि को दर्शाया जाता है। और वृत्त तो आप ये समझ ही रहे हो क्या होता है। इसकी परिधि को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, ठीक है ना। इसके परिधि को परिमाप बोलते हैं। और परिमाप क्या होता है, 2πr। अगर r इज द, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल मतलब वृत्त की त्रिज्या है। तो देखा जाए तो ये हो गया। अगर इसको आप डायमीटर बोलो, अगर आप ये टोटल टोटल बोलो, नहीं ये टोटल d है, तो टोटल d है, तो किस तरीके से बताओगे आप, 2πr मीन्स इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई इंटू 2r। तो 2r को आप d भी लिख सकते हो, तो पाई डी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो क्या ये दोनों हैं आंसर में। तो देखो सी आंसर में बोला गया है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों है। तो ऑप्शन ए में लिखा है पाई डी, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में लिखा है पाई आर, 2πr, तो ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि ये दोनों आंसर सही है। तो ये और ये दोनों होगा, इसका मतलब सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। मजा आ रही है, अगर मजा आ रही है तो फिर एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। समांतर चतुर्भुज को का क्षेत्रफल आपको गिवन है, ठीक है ना। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, समांतर चतुर्भुज है ये। उसका एरिया आपको गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। और उसका शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब होता है ये इसकी बात करें, सीधे लाइन, इन दोनों के बीच का गैप, शीर्ष लंब उसके आधार का दुगना हो। मतलब इसका आधार अगर a है तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाए, ठीक है। तो दुगना हो तो उसके आधार की लंबाई बताओ, तो a की लंबाई बताना है। तो ध्यान से समझ लो कि जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है मीन्स जो समानांतर चतुर्भुज है, जो समांतर चतुर्भुज है स्टूडेंट्स, उसका एरिया क्या होता है। क्योंकि एरिया आपको गिवन है, तो इसका एरिया पहले आप जान लो कि होता क्या है। तो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ये पूरा का पूरा बेस और इसकी हाइट, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया है, जो उसका क्षेत्रफल है, वो बेस में, बेस इंटू हाइट होता है। तो हाइट की वैल्यू, इसमें बेस की वैल्यू a लिखा है और इसका हाइट लिखा हुआ है 2a, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2a²। तो एरिया गिवन है, लेकिन एरिया तो आपका ये 2a² पता है पहले से, इसमें दिया है 72। चलो 72 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करो और a की वैल्यू निकालो। तो a² इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 36, ठीक। तो 36 हो गया। तो a² इज इक्वल टू, अगर 36 स्टूडेंट्स, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। तो आपको भुजा की लंबाई पता चल गई, ठीक है। कितना हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, इसकी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है कि वृत्त और अर्धवृत्त, ठीक है, एक वृत्त और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भाई वृत्त है तो क्षेत्रफल आपका इसका हो जाएगा पाई r² हो जाएगा। और अगर ये वृत्त ना होके ये अर्धवृत्त है, ठीक है, वृत्त ना होके ये अर्धवृत्त है स्टूडेंट्स, अर्धवृत्त का मतलब इसका जस्ट आधा, मतलब इतना ही हो, इतना ही हो, तो क्या होगा इसका एरिया, पाई r² डिवाइडेड बाई 2, मीन्स इसका ये आधा हो जाएगा। तो ये अगर ये a1 है और ये a2 है, तो जो a1 होगा वो
2 टाइम्स ऑफ A2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला एरिया इसके डबल है, ठीक है। तो A1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, 1 से डिवाइड कर दो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हुआ A1, और ये जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है, रेशियो, ये प्रोपोर्शन वाला साइन, ठीक है। तो ये होगा A2, A रेशियो मतलब A1 रेशियो A2 हो जाएगा 2:1, तो 2:1 इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उनका कहना है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये क्षेत्रफल ही है, ठीक है, क्षेत्रफल ये, क्षेत्रफल दूसरे वाले का, अर्धवृत्त का A2 है और वृत्त का A1 है, तो A1 अनुपात A2 हो जाएगा 2:1 मीन्स। और वैसे भी आप समझ रहे हो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा किसका? वृत्त के क्षेत्रफल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको दिया गया है एक वृत्तीय कुएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है एक वृत्तीय कुएं का व्यास 2 मीटर है। भाई ठीक है, एक वृत्तीय कुआं ले लो, किस तरीके से है, इसका जो व्यास है भाई वो है 2 मीटर, ठीक है, मान लिए, ठीक है। इस और ये कुएं की कुछ गहराई होगी, ठीक है, तो गहराई भी आगे पढ़ते हैं। उसकी गहराई है 14 मीटर, ठीक है, ये भी समझ लिए। तो कह रहे हैं इसके लिए अर्थ डग का आयतन, आयतन कितना होगा? अर्थ डग का आयतन, अर्थ डग क्या होता है? चलो इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ बाद में थोड़ा सा, ठीक है। अर्थ डग का क्या मतलब है ये नहीं समझ पा रहे। वैसे अगर इसका आप आयतन निकालना चाहो तो आसानी से निकाल लोगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये इसका आयतन हो जाएगा, सिलेंडर का जो आयतन होता है उसी को बोलते हैं। आप इससे भी निकालना, ठीक है, आप आंसर चेक करो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, आगे देखते हैं इसको, अभी मैं बताता हूँ। 11 नंबर देखो, 11 नंबर पे आपके लिए दिया है कि वृत्त के क्षेत्रफल को कैसे व्यक्त करते हैं। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल अगर इसमें रेडियस r दिया है तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्किल, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको डायमीटर इसका पूरा दिया है d, तो आप इसको डायमीटर के टर्म में कैसे लिखोगे? पाई d स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो इसको भी बोलते हैं एरिया, तो ये भी एरिया ऑफ सर्किल है, ठीक है, ये भी एरिया ऑफ सर्किल है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल है। तो देखो आंसर आपका इसमें भी सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर पहले ऑप्शन पे दिया है और पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 दूसरे ऑप्शन पे दिया है, तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही हैं। तो दोनों ऑप्शन सही, तो इसका मतलब सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है नीचे दिए गए वृत्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ये दिया गया है नीचे दिए गए वृत्त में, ये जो वृत्त है उसमें छायांकित हिस्सा मतलब ये वाले की बात कर रहे हैं। हिस्से के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली यूज करते हैं? तो इसके लिए देखो ये 4 ऑप्शंस नीचे दिए हैं। 4 ऑप्शंस में पहले ऑप्शन लिखा है सेक्टर, तो सेक्टर किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? चलो समझा देता हूँ क्या है सेक्टर। सेक्टर होता है अगर किसी पॉइंट से 2 ऐसी लाइनें बनाओ और उसके ये जो एरिया है जिसको मैंने शेडेड कर दिया इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। जिसमें ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है, ए बी इज द आर्क, ठीक है। इसमें ये और इसमें जो मतलब ये टोटल एरिया जो सेक्टर क्या है, एक तरीके का एरिया शो करता है। क्या शो करता है? एरिया शो करता है किसका? वृत्त के इस भाग का जिसको मैंने ये शेडेड कर दिया। इसी तरीके से अगर एक लाइन बनाओ ए बी, ठीक है, इसमें देखो इसमें लाइन नहीं बनाई गई थी, इसमें कुछ सर्किल का हिस्सा था, ये अलग से ये इतना पार्ट है, ये उसको हम लोगों ने सेक्टर कह दिया। इसमें क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, उस लाइन का नाम भी है कुछ, उसको कहते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड बोलते हैं उसको हम लोग। और ए बी लाइन की वजह से वृत्त 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्से को बोलते हैं माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और एक बड़े वाले हिस्से को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट, ठीक। तो देखो इसमें चारों चीजें 12 हुए हैं, उसमें देखो चारों चीजें दी हैं। तो पहले ऑप्शन में ए में देखो लिखा है सेक्टर, तो सेक्टर किसको बोलते हैं? सेक्टर इसको बोलते हैं। लेकिन वृत्त जो इसमें दिया है क्वेश्चन में उसमें इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला आंसर नहीं है क्योंकि सेक्टर इसको बोला जाता है। बी आंसर देखते हैं, बी आंसर में लिखा है क्रॉड, तो क्रॉड तो इसमें कहीं है ही नहीं है, ठीक है। हाँ क्रॉड क्या, ये क्रॉड नहीं कॉर्ड सॉरी बोल रहे हैं, तो कॉर्ड ए बी लाइन को बोलते हैं, तो कॉर्ड भी नहीं है। वो तो पूछ रहे हैं शेडेड एरिया को क्या कहते हैं। इस तरीके से सी ऑप्शन लेते हैं, तो सी ऑप्शन लिखा है आर्क, तो आर्क किसको कहा जाता है? ये जो ए से लेके बी तक की जो टोटल है ये लेंथ, इसको कहते हैं आर्क, तो आर्क भी नहीं है। डी ऑप्शन में अगर आप देखो उसमें लिखा है सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट, जिसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ सेगमेंट ऐसे, ठीक है, इंग्लिश वर्ड ही यूज हुआ है यहाँ पे।
तो सेगमेंट इसी को बोलते हैं, देखो मैंने कहा ना माइनर सेगमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है इसको, और जो बड़ा वाला होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो इसी को इन्होंने हिंदी में लिख दिया है सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट इसी को इन्होंने हिंदी में लिख रखा है। तो इसका मतलब डी आंसर इज द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो आओ आगे देखते हैं। आगे आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि बताना है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना करना है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की आपको अगर गणना करना है तो आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना करें जिसका आधार, चलो आओ देखते हैं भाई, क्षेत्रफल की गणना करना है जिसका आधार, समझ रहे हो, ये समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार ए जो है 10 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है, और ऊंचाई मतलब इसकी ये जो हाइट है, ये जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। तो भाई समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है, अगर उसका आप फॉर्मूला जानना चाहो तो फॉर्मूला यही होता है कि उसका जो बेस है इनटू हाइट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और वही आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आपको दोनों चीजें गिवन है, तो दोनों अगर ये गिवन है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a इंटू एच, तो a की वैल्यू गिवन है 10, h की वैल्यू गिवन है 5, तो डेट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। समबाहु, समबाहु समझते हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो पहली बात तो ये समझो कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का अगर एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है 1/2 बेस मतलब उसका जो आधार है इंटू हाइट जो h है, ठीक है, क्या होता है 1/2 बेस मीन्स आधार, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, ठीक है, तो गुणे ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो देखते हैं भाई 1/2, आधार तो आपको पता है कि 8 है, लेकिन ऊंचाई आपको नहीं पता है, क्योंकि ऊंचाई ये जो तिरछा वाला है उसको ऊंचाई नहीं बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी ऊंचाई, ठीक है। तो ये मान लो h है, तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, किसमें, अगर मान लो ये a है, ये b है, ये c है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 8 है तो ये आधा 4 हो जाएगा, तो ये 4 और ये तिरछा वाला 8, तो आप h निकालोगे, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर मतलब विकर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको आप यहीं डायरेक्ट लिख लोगे, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये 4 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8 अठाई 64 माइनस ये 16 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 4, ये हो जाएगा कितना भाई, अगर इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आने वाला है, इसके लिए कैलकुलेटर में यूज़ कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, आप भी चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, तो हो जाएगा 64 माइनस 16, ठीक है, इसका ये 48 आ जाएगा, तो इसमें अंडर रूट हो जाएगा 6.9, तो मतलब ये अगर ये 48 आएगा तो एक तरीके से ये हुआ 4 इंटू और 48 का जो स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 6.92, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 4 से, बाहर वाले 4 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 27, कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 27.71, ठीक है। तो इतना आ गया आपका आंसर। तो आपका आंसर अगर इतना आ गया तो जरा चेक करो कि कौन सा आंसर सही है, तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा, ठीक, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका 13th क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आपको मैं बताता हूँ 14th क्वेश्चन, देखो 14th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, चलो तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, दो भुजाएं क्या है, 3 और 4 है, तो मान लो ये 3 है और ये 4 है, तो कह रहे हैं इसकी तीसरी भुजा क्या होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप इसको मान लो तीसरी भुजा डी होगी, तो ये विकर्ण है अगर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 चौक 16 और 3 त्रिकाएं 9, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, तो अंडर रूट ऑफ 25 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए, आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया सी, ठीक, तो ये हो गया 14th क्वेश्चन आपका सॉल्व। चलो
इसी तरीके से 15th क्वेश्चन लेते हैं। तो 15th क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट सिलेंडर का आयतन। तो भाई सिलेंडर का आयतन देखो, ये है सिलेंडर, इसको बोलते हैं सिलेंडर, ये है सिलेंडर जिसका रेडियस मान लिया क्या है भाई, आर है, इसकी ऊंचाई एच है, ठीक है। ये इस सरफेस का रेडियस आर है और ऊंचाई ऊंचाई आपकी क्या है, एच है। तो वो किसके बराबर होगा, इसका आयतन, इसका आयतन अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, जिसको आप बोल रहे हो वॉल्यूम, क्या बोल रहे हो वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर आप जानना चाहो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो इसका एरिया निकालो और इसको एच से मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो एरिया इसका, वैसे सर्किल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया क्योंकि आर इज द रेडियस, और उसका मल्टीप्लाई कर दो किससे, एच से, तो टोटल वॉल्यूम निकल गया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। हाँ, तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, उस चतुर्भुज का क्या नाम होगा जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हों। समांतर और बराबर हों, ध्यान से सुनना, आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और बराबर भी हों, तो उसको क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समानांतर, समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पैरेललो, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चलो इसमें देखो आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा है समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, यहाँ नहीं, यहाँ लगा समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 16th का ये आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अगर यहीं सॉल्व हो जाए तो यहीं कर लेते हैं। चलो दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला गया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है, एक आयताकार खेत है, ठीक है ना, एक आयताकार आपके पास खेत है, आयताकार खेत है कि एक भुजा 4 मीटर और इसका विकर्ण 5 है। तो एक भुजा मान लिया ये 4 है और इसका जो ये विकर्ण है, आयताकार जो खेत का विकर्ण है वो 5 है स्टूडेंट्स। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जब क्षेत्रफल मतलब एक किसी आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल बोले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रिथ। तो लेंथ तो आपको पता है कि 4 है, लेकिन ब्रिथ आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे कि ए बी सी डी, ठीक है, तो आपको ब्रिथ नहीं पता है तो आप लगाओगे बाय पाइथा, स्पेलिंग देख लेना, गोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपको निकालना है बी सी, तो हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी का स्क्वायर। तो जरा निकालो क्या हो जाएगा, यहाँ निकालते हैं, ए सी है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 आएगा, दैट इज 3 आएगा। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बी सी इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है ना, ये आ गया बी सी इज इक्वल्स टू 3। अब अगर बी सी इक्वल्स टू 3 आ गया तो फिर आयतन निकालना कोई हार्ड बात नहीं है, आयत, सॉरी क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की वैल्यू तो आपको पहले से पता है 4, चौड़ाई की वैल्यू अभी पता चल गई 3, तो 4 3 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो जरा देखो 12 किस में आ रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए, आसान सा क्वेश्चन है, मजा आई। चलो आओ 18th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 18 फटाफट 18th क्वेश्चन देखते हैं। तो 18th क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, एक त्रिभुज की भुजा है, देखो एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 मीटर हैं, त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो परिमाप क्या होता है भाई, देखो मान लो एक त्रिभुज है, वो 13 है, ये 14 है, ये 15 है मान लो, तो कह रहे हैं परिमाप बताओ। तो परिमाप तो बहुत ही सिंपल है, परिमाप तो बहुत ही सिंपल है, तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। मीन्स अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि व्हाट इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ 3
साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितना है? 13 प्लस 14 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा? ये आप जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 4 3 7 5 12 और ये 3 1 4, तो ये हो जाएगा 42। तो 42 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 42 मीटर। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें ये बोला गया है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतने सेंटीमीटर है। तो भाई परिधि आपको गिवन है, परिधि मतलब 2 पाई आर आपको पहले से पता है। 2 पाई आर की वैल्यू उन्होंने दे दिया है 110 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 पाई आर इक्वल टू, अगर हमारा 110 सेंटीमीटर है मीन्स जिसका रेडियस आर है, जिस त्रिज्या आर है, तो इसमें से त्रिज्या तो आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 110। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 11 दूनी 22। ठीक है, तो कितना आया? और 2 2 4 हो गया, तो 4/7 आर इज इक्वल टू 10। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 4। तो 70 डिवाइडेड बाई 4 इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 1 7, ये हो जाएगा 330 14 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? क्या हुआ? आ नहीं रहा है? गलत कर दिए क्या? तो कितना हो जाएगा भाई? 70 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा? 17.5। ठीक है, हाँ क्या बोल दिया? ये 4 कैसे आ गया? ये 7 ना, ये 17, ये हो जाएगा 17.5। तो 17.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, है ना, whose perimeter is given 110। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है उस त्रिभुज का, ध्यान से सुनो, उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर है आधार के। चलो तो एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का जो आधार की लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है। इसका एरिया भी गिवन है आपको। एरिया आपको क्या दिया गया है? 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया भी गिवन है। अब आपको मालूम है कि अगर इसकी हाइट आपको पता चल जाए तो क्या आप रिलेशन बना लोगे? बिल्कुल बना लोगे। तो यही ऊंचाई ही तो आपसे पूछ रहा है। तो देखो त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होती है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो आपको पता है कि 13 है। ठीक है, 1/2 एज इट इज लिखो, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को h बोल रहे हो, और इसका एरिया आपको मालूम है, गिवन है क्वेश्चन में 65। ठीक है, तो 65 और इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2, 13 को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा 13, दैट इज इक्वल टू h। ठीक है, तो कितना, इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू h। तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा, 13 से ये कटेगा, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो देखो आंसर कौन सा है? आंसर इज द सी इज द करेक्ट फाइनेस्ट आंसर। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 21 सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो 21 देखते हैं। 21 में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, यदि दो घनों का आयतनों का अनुपात, फिर से सुनो, घन है, घन 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 घन, समझ रहे हो? घन ये इसको कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? क्यूब। तो दो घनों के, दो इस तरीके के घन हैं, उनके आयतनों का अनुपात क्या है? मतलब दो, एक और घन है मान लो आपके पास इस तरीके से। ठीक है, एक और घन है इस तरीके से। दो घनों के आयतनों का, ये v1 है, ये v2 है, तो इनके आयतनों का अनुपात v1 अनुपात v2 इज इक्वल्स टू गया है 27 अनुपात 1। तो अब ये कह रहे हैं इनके कोरों का, मतलब इनके साइड्स का बोल रहे हैं। कोर का मतलब होता है साइड। ठीक है, साइड्स का अनुपात। तो अगर साइड मान लिया इसकी a1 है, इसकी a2 है, तो इसका देखो क्या हो जाएगा, इसको बताओ। तो ये हो जाएगा a1 का क्यूब, क्योंकि घन का आयतन क्या होगा? a क्यूब। भाई ये भी a1 है, ये भी a1 होगा, ये ऊंचाई भी a1 ही होगी। तो v1 की वैल्यू क्या होगी? a1 का क्यूब, और v2 की वैल्यू क्या होगी? a2 का क्यूब। तो a1 का क्यूब इसको लिख सकते हो a2 का क्यूब इज इक्वल टू 27 अनुपात 1। तो a1 अनुपात a2, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा
क्यूब रूट समझते हो, 27 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 3 बार जिसको रूट, तो इसको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 3:1। ठीक है, आता है आपको फाइंड आउट करना ये कि नहीं? आता होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आना चाहिए ये आपको। ठीक है, ये इज हो जाएगा 3:1। तो राइट आंसर इज द 3:1, दैट इज आंसर ए। तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 21 आपका इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। चलो 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए ये है आपके लिए, इसमें लिखा है 66 घन सेंटीमीटर की एक चांदी है। ठीक है, मतलब एक क्यूब शेप में 66 हैंडल, मतलब 66 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है इसका, क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, एक चांदी है, ये चांदी है आपके पास। ठीक है भाई, चांदी है से 1 मिलीमीटर व्यास, 1 मिलीमीटर व्यास वाला, जिसका इसका जो व्यास है वो 1 mm है। ठीक है, 1 mm व्यास वाले एक तार बनाया जाता है। ठीक है, तो तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई, अब ये जानना चाहते हैं कि कितनी लंबी तार आप बना सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, जो तार की लंबाई जो है एल, जो लंबाई है वो इस बात पे डिपेंड करेगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो तार तार का आयतन है, जो तार का आयतन है, वो तार का आयतन कितना होना चाहिए, जो चांदी के कुल आयतन के बराबर होना चाहिए। तो चांदी का कुल आयतन तो आपको गिवन है पहले से ही, कितना गिवन है? 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हुआ कि जो तार का आयतन है वो टोटल 66 सेंटीमीटर क्यूब ही होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ रहे हो? तो चलो अब तार का आयतन निकालोगे कैसे? तो तार का आयतन निकालने के लिए हम लोग इसका एरिया निकालेंगे और लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब नहीं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, किसका एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं? क्रॉस सेक्शन का। क्रॉस सेक्शन मतलब इसका, मान लो इसकी लंबाई एल लेंथ लिए, ये जो क्रॉस सेक्शन है मतलब गोलाकार है ना, तार गोलाकार है, इसका पहले आप एरिया निकाल लो, उसको एल से मल्टीप्लाई कर दो तो आयतन निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इंटू लंबाई एल, दैट इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलो पाई की वैल्यू आपको 22/7 लिख देनी है। आर स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा? ये 1 mm तो डायमीटर है, डायमीटर 1 mm है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? 1/2 mm हो जाएगा। ठीक है, तो mm को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जरा बताना तो। हाँ, 0.5 mm ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना? 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ सेंटीमीटर में लिखना है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, तो हर दोनों तरफ यूनिट सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, हमेशा आप याद रखना कि दोनों तरफ यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 22/7 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब 0.05 का स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू 66। अब 22 यहाँ 66, 7 से उधर मल्टीप्लाई कर लो तो एल की वैल्यू आएगी यहाँ से, ध्यान से देखना, 3, 7 से उधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 7, और ये नीचे डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड कर देंगे किससे? 0.05 इंटू 0.05 से। ठीक है, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा वो आपके सामने है, देखते हैं क्या है। चलो तो हो जाएगा ये 3 × 7, ठीक भाई, डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 8400, हाँ, ये हो जाएगा आपका 8400 सेंटीमीटर, या अगर आप इसको मीटर लिखना चाहो तो 84 और 00 हटा देंगे, ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, तो देखो आंसर कौन सा आपका आ रहा है? 84 मीटर, आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आपका 84 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है, ध्यान से समझना, ये है आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बात एक कुछ छुपी हुई है। इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि जो तार का जो आयतन होगा वो चांदी के कुल आयतन के ही बराबर होगा, क्योंकि चांदी से ही तो इस तार को बनाया गया है। तो जितना आयतन पहले से हमारा चांदी का था, आयतन जितना चांदी का था उतना ही आयतन तो आप बना पाओगे। तो इसका जो तार का आयतन है, तो तार का आयतन कैसे निकालते हैं? उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मल्टीप्लाइड बाई एल, तो इतने को हम लोग चांदी के आयतन के बराबर कर दिए और उसके बाद फिर एल की वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लिए। ठीक है तो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फटाफट। मजा आ रही होगी आपको, अगर मजा आ रही है तो एक बार लाइक तो बनता है भाई,
23, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 23 में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज किसको कहते हैं, पहले आप इस चीज को समझ लो। समचतुर्भुज बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो ए ए ए ए, तो इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजा बराबर हैं, ठीक है। अब इसी को तिरछा अगर हम कर दें, ठीक है, इसको अगर तिरछा कर दें, मतलब देखो कैसे, ये इस तरीके से तिरछा कर दें, सब ए ये बराबर ही है, ए, ये समचतुर्भुज बोला जाएगा, समचतुर्भुज कहेंगे इसको हम लोग, समचतुर्भुज बोलेंगे इसको। तो इनका कहना है कि समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा, तो ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। यहां से एक इस पे विकर्ण डालो, इसको बोलो आप D1, एक यहां से इस पे विकर्ण एक डालो, विकर्ण दो विकर्ण होंगे, इसको बोलो D2। तो समचतुर्भुज का एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे 1/2 D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। देखो कितना आसान सा है, काफी इंपॉर्टेंट आंसर है ये आपका, याद रखना। ये आपसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है, उस टाइप से सॉल्व करा के। तो आंसर आपका बिल्कुल कौन सा सही हो गया, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, तो ये हुआ आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरीके से मजेदार तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे से आप इस चीज़ों को समझे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल टकराएं, कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, है ना। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में आपको एक नए सेशन के साथ, क्योंकि ये एरिया वाला ये पूरा टॉपिक हो गया है आज आपका। तो अब हम लोग नया एक कोई टॉपिक लेंगे, नया एक आपका मॉड्यूल लेंगे, जिसमें पहले मैं एक थ्योरी क्लास लूंगा, फिर उसी तरीके से जैसे कि पिछले सेशंस में लेते आए हैं, पहले थ्योरी क्लास, फिर उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। तो आपका फुल तैयारी, आपकी आईटीआई के इस सब्जेक्ट की फुल तैयारी के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आप भी बिल्कुल रेडी रहिए पढ़ने के लिए। और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको भी समझ में आएगा। तो आप देख ही रहे हो कि कोई भी चीज़ें स्किप नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें जिस तरीके से आपको बेस्ट तरीका है बताने का, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।